फंडामेंटल्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसका पहले मैं एक लिस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमको इसमें करनी है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कुछ कॉम्पिटेटिव बुक्स में या कुछ अदर जगह पर इनको ये एक चैप्टर मिल सकता है बाय द नेम ऑफ जीओसी, कई जगह पर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उसमें क्या है, उसमें मैंने कुछ चीजें इंक्लूड करी हैं इसके अंदर कि जीओसी तो होता ही है, 11th का जीओसी जो है वो तो है ही, साथ साथ मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है जो हमारा 12th के 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं ऑल, तो वो सब चीजें भी मैंने इसके अंदर कुछ उनके उठा करके कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया है। तो इसीलिए मैं इसको फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता हूँ, बिकॉज ये समझ आ गया तो काफी ज्यादा पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक का वो वैसे ही हो जाता है इसके अंदर ही इंक्लूड। ओके, जो बाद में भी अगर तुम उसको पढ़ोगे तो वो काफी फास्ट होगा, जल्दी जल्दी से होने लगेगा, राइट। तो एक एक करके टॉपिक्स देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो फर्स्ट वी हैव इज structure and representation of organic compounds, right? Structure and representation of organic compounds। तो स्ट्रक्चर में हमको मेनली क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर में हमको पढ़ना है कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता करते हैं, बिकॉज कई बार जब आप रीजनिंग दोगे, जब रीजनिंग वाले क्वेश्चन हम करेंगे और रीजनिंग देना पड़ेगा, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमको हाइब्रिडाइजेशन ही पता नहीं चलता, तो वहां पर फिर रीजनिंग देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब काफी अलग अलग तरह से हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट बाय एक्सपेंडेड फॉर्मूला, represented by expanded formula, we represented by condensed formula, we represented by bond line structures, okay, we represented by wedge and dash structures, wedge and dash structures। तो दुनिया भर के अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर है मेथड रिप्रेजेंटेशन के वो होते हैं। आफ्टर दैट यू हैव nomenclature, राइट। तो नॉमेनक्लेचर में दो तरह का नॉमेनक्लेचर आता है, एक तो IUPAC नाम नॉमेनक्लेचर है और दूसरा है हमारा कॉमन नेमिंग, राइट। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है ये मोस्टली हमारा समझने वाली चीज है। IUPAC रूल बेस्ड है कंप्लीटली, इट इज रूल बेस्ड, ओके, ये रूल बेस्ड है। इसके अंदर जो है वो आपको बहुत सी चीजें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो आपको मगअप करना पड़ेगा, ये जो है 90% रखता है, 10% समझना है। तो कॉमन नेमिंग और IUPAC दो तरह से हम करेंगे नेमिंग, ऑलराइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर के बाद आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंस जो है 11th में ज्यादा था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में का और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या आते थे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक है, मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये सब आइसोमेरिज्म हमारे आते थे। आइसोमेरिज्म दो तरह का है, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके। तो व्हाट वी विल डू इज कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को मैं थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दूंगा यहाँ पे, बिकॉज 12th में हमारा इतना ज्यादा ये यूज नहीं होने वाला। वी विल जस्ट लुक एट द इंट्रोडक्शन। तो ये खाली हम इंट्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, ठीक है, बस डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स एंड ऑल उस पर ध्यान देंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वी विल डू इन डिटेल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिटेल में करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या आता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में you have geometrical isomerism and you have optical isomerism, right। तो इनको देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर फिर काफी और चीजें फर्दर आती हैं, कायरलिटी, एनेंशियोमर एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। उसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद में नेक्स्ट वी हैव इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स या बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, मैं उसको बोलता हूँ बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अब कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है,
तो रिएक्शन के होने के लिए दो स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से स्टेप? सबसे पहले तो कि कोई जो पुराना बॉन्ड है वो टूटेगा, तो हम बोलेंगे पहला एक होता है ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, एक होता है ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स। और ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा होमोलिटिक ब्रेकडाउन, होमोलिटिक ब्रेकडाउन, और एक होता है हमारा हेट्रोलिटिक ब्रेकडाउन। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक ब्रेकडाउन, एक होता है हेट्रोलिटिक ब्रेकडाउन। इसमें नाम से ही पता चल रहा होगा, होमोलिटिक ब्रेकडाउन मतलब कि अगर ये बॉन्ड बना हुआ है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये होमोलिटिक हो गया। जिससे कि जो चीज बनती है वो बनता है हमारा रेडिकल्स। इससे क्या बनेगा? रेडिकल्स बनते हैं, जब दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्या होता है ये देखेंगे आगे। एंड हेट्रोलिटिक जो क्लीवेज होता है उसके अंदर क्या होगा कि पूरा का पूरा दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गो विद द वन एटम, यस सर, आवाज आ रही है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हमारा होता है जैसे एक ही जो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर था ये किसके ऊपर चला गया, किसी एक एटम के ऊपर चला गया। तो जब इस तरह का केस होगा तो हमारे दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा ए पॉजिटिव और एक बनेगा बी नेगेटिव, यानी कि कैटायंस और एनायंस बनेंगे। अब ये जो चीजें बनी है रेडिकल और कैटायन और एनायन, इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये तीनों मिलाकर के बनेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के। जब ये टूट जाएंगे ब्रेक होकर के तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे। 11th क्लास में जो हमने ये हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ा था उसका जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि होता क्या है। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपने इन डिटेल से मेरा क्या मतलब है कि जब हम रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयंस पढ़ेंगे तो वो उसमें वो कि ये बनते कैसे हैं रेडिकल, या और बन जाएंगे तो कितने टाइप के बनेंगे, फर्स्ट हाउ दे आर फॉर्म्ड and how many types are they, what are their reactivities and what are their stability। तो ये चार चीजें हम तीनों के बारे में करेंगे, कैटायन के बारे में, एनायन के बारे में और रेडिकल के बारे में, कि वो बनता कैसे है और उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, टाइप्स कैसे हैं, राइट। तो ये सब हम उसके अंदर वी विल डू। एंड वन मोर थिंग, स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है बहुत ढंग से डिटेल में पढ़ना है। अगर एक बार ये पहचानना सीख गए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता कैसे है और रिएक्शन इंटरमीडिएट एक बार बन जाए तो उसके बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है हमारा वो काम कैसे करता है आगे, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, किसमें रिएक्ट करने में टाइम लगेगा, तो वो सब चीजें बेसिक फंडामेंटल आप सीख गए तो रिएक्शन मैकेनिज्म आसानी से समझ में आएगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ना है? रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम पढ़ेंगे इनका फॉर्मेशन, कि ये बनते कैसे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। ओके, तो ये जो है चीजें हमको रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़नी है। अब सवाल ये आता है कि जब ये सारी चीजें हमको देखनी है, स्टेबिलिटी एंड ऑल, रिएक्टिविटी और ये सब, तो जब ये सब चीजें हमको देखनी है, व्हेन यू हैव टू लुक एट ऑल दिस, तो हमको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। और वो टूल्स हमारे क्या होते हैं? टूल्स होते हैं हमारे, द टूल्स वी विल रिक्वायर, उनको उनका नाम है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ये पूरी की पूरी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मर जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है वो कैसे होगा? देखो, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज ऑफ मेनी टाइप्स।
एक इसके अंदर आएगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो एक हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, एक होगा हमारा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक होगा इसके अंदर हमारा रेजोनेंस, और एक होगा इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये भी 11th में जो हमने पढ़े थे इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, हमने ये पढ़ा था कि ये होते क्या हैं। अब हम डिटेल देखेंगे वन बाय वन कि इन सबका इफेक्ट किस किस चीज से पड़ता है और कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अब इफेक्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि ये इंटरमीडिएट जो बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे पढ़ेंगे किसी मॉलिक्यूल की एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर और इन सब चीजों को, और बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है कि उनको कैसे कैसे अफेक्ट करेगा। जितनी भी पूरी 12th के ऑर्गेनिक के अंदर भी जितनी जितने टॉपिक इनसे हैं रिलेटेड, वो सब इसके अंदर ही हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव अटैकिंग रिएजेंट, ओके। तो इसके बाद हमारा आता है अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट्स में दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जिसको मैं ई पॉजिटिव से डिनोट कर रहा हूँ, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसको मैं एनयू नेगेटिव से डिनोट कर रहा हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ओके। तो मैं ये अभी ये बोर्ड से हट रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जहां तक काम खत्म नहीं हुआ है जीओसी का, इसका फंडामेंटल्स का, अभी इसके बाद में कुछ हमारे कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है। उन मैकेनिज्म में कैटेगराइज करना हमको रिएक्शन को सीखना है कि वो जो भी रिएक्शन हम कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई कर रही है। एक बार ये सीख गए कि कौन सी कैटेगरी में वो रिएक्शन लाई कर रही है, तो फिर काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ डेफिनेट कैटेगरीज हैं। तो क्या कैटेगरीज हैं वो जरा देखें। दैट मीन्स हमको देखना है सम इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म। अब ये ना, जब हम मैकेनिज्म कर रहे हैं या ऐसा कुछ, तो अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि इसमें से ये मैकेनिज्म बोर्ड में है कि नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। तुमको आना चाहिए, बोर्ड में आए ना आए दैट डज नॉट मैटर, तुमको आना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हेल्प जरूर करेगा। तो सम इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म में तीन तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है हमारा एडिशन मैकेनिज्म या एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड तीसरा होता है हमारा एलिमिनेशन। ये तो हो गए तीन फंडामेंटल टाइप है, अंडरस्टूड। अब एडिशन रिएक्शन में जब हम बात करते हैं तो एडिशन हमेशा किस पे होता है? एडिशन हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर होता है, अनसैचुरेटेड पर, एल्कीन या एल्काइन। सब्स्टिट्यूशन जो है वो मोस्टली केसेस में सैचुरेटेड पर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड में। और एलिमिनेशन कब होता है? तो एलिमिनेशन तब होता है जब एक बहुत अच्छा माइनस आई ग्रुप अटैच है। माइनस आई ग्रुप अगर चेन में अटैच है, हमको उसी तरह के एलिमिनेशन देखने हैं व्हेन माइनस आई ग्रुप इज अटैच इन द चेन, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, जरा इसको वन बाय वन समझते हैं। तो एडिशन जो है वो तीन तरह का होगा, रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये तीन तरह का हो गया। ये भी वापस यही तीन तरह का है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये समझ जाना, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। एलिमिनेशन दो तरह का होता है, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन, बट अल्फा इज नॉट इन आवर सिलेबस, जरूरत नहीं है। बीटा एलिमिनेशन हम करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन दो जगह पर आएगा। एक आएगा ये हमारा एल्काइल हैलाइड्स में, एक आएगा ये हमारा अल्कोहल्स में।
अल्कोहल्स में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जितना सिंपल ये मैकेनिज्म दिख रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले करे ही नहीं है मैकेनिज्म, तो ये जितना सिंपल दिख रहे हैं ये इतना सिंपल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसमें एक एक मैकेनिज्म के अंदर हमारी कई सारी जो है रिएक्शंस आएंगी। एक एक मैकेनिज्म में कम से कम 8-8, 10-10 रिएक्शंस इंक्लूड होती हैं आराम से, मे बी मोर देन दैट। ठीक है, जिन लोगों ने पहले नहीं किया है, ये जिन्होंने पहले क्लास अटेंड कर रखी है उसकी अलग बात है, उनको मालूम ही है। और बाकी जिन्होंने नहीं कर रखी है, इनमें हर एक में रेडिकल में बहुत सारी कम से कम 5 से 10 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक में, न्यूक्लियोफिलिक में, सब में 5-5, 10-10 रिएक्शन है। तो तुम्हारे पूरे ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन हैं उसमें आधी से ज्यादा रिएक्शन मैं इन्हीं के अंदर भर दूंगा। ठीक है, तो अगर तुमको खाली ये 3 और 3 6 और इनमें से बस एक मैकेनिज्म तो एक ही है बीटा एलिमिनेशन, तो 3 3 6 और 1 7, ये 7 मैकेनिज्म आ गए तो कम से कम समझो तुम्हारी 60 से 70 रिएक्शन या 80 रिएक्शन खत्म हो गई। और उन्हीं से अगर इतनी रिएक्शंस आ गई तो दिमाग फिर काम करना शुरू हो जाता है, हम बाकी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मैकेनिज्म है, बाकी और भी कुछ मैकेनिज्म आएंगे तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा मैकेनिज्म को मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, फिलहाल के लिए ये है। तो 1 बाय 1 शुरू से फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। राइट, फर्स्ट हमारा क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता कैसे है, तो इसको मैं तुमको 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो बिल्कुल ऑर्बिटल लेवल पे जाकर के कि कैसे ओवरलैपिंग होती है एंड ऑल, और दूसरा बताता हूँ शॉर्टकट तरीका जिससे हम डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला हम पता करने वाले हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो ये होता कैसे है, एक मिनट। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें एक पहले ऑर्बिटल वाला देखते हैं, ऑर्बिटल वाला डिटेल मेथड, उसके बाद में फिर सीधे सीधे तरीका बताऊंगा क्या होता है। तो हमारे पास जो कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कार्बन, तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का, दैट इज क्या होता है, कोई बताओ? एनीवन? 2s2 2p2। हाँ, तो ये हमारा 2s2 2p2 होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो फर्स्ट ऑर्बिटल है इसको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, कार्बन अपने ऊपर लोन पेयर इतना नहीं रख पाता है। देयरफॉर क्योंकि जब भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर इसका एक्साइटेड हो करके एंड देन हम देखते हैं क्या बनेगा। तो वी कैन लुक एट दिस। तो ये तो था इन ग्राउंड स्टेट। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कार्बन या ऑफ कार्बन, बेटर ही से ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, वो क्या बन जाएगा? 2s1 2p3, ये जंप कर जाएगा यहाँ से। राइट, अब जरा समझना बहुत ही ध्यान से ये चीज, ये काफी काम आएगी कि यहाँ पर अगर कार्बन बना रहा है 2 बॉन्ड, ठीक है, 3 कंडीशंस में दिखा रहा हूँ तुमको। इफ कार्बन इज मेकिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स, मेकिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो जब कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो जो उसका ये 2s1 और 2p3 था, एक ये और ये हमारा 2p3 हो गया। राइट, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सिर्फ यही 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी 2 अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे। और जब ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे तो पहले मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता हूँ। तो इट विल बी लाइक दिस। ये तो हो गए हमारे कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज। स्ट्रक्चर हमको पता चल रहा है कैसा होगा, लीनियर, है ना। और बाकी जो 2 ऑर्बिटल हैं, ये 2 हमारे p ऑर्बिटल्स हैं, ये 2 p ऑर्बिटल रह गए यहाँ पर, as you can see, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो एक ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और एक ये हो गया हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अंडरस्टूड?
और ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचे हैं ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके एंड दे कैन मेक पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड्स को बनाएगा एंड ये वाले जो हैं फिर पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हुई वो सिचुएशन जब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 सिंगल बॉन्ड दिख रहे होंगे यहाँ पर हमको, ठीक है। और या डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, फिर ये देखेंगे अभी। ये है। अब दूसरा कि जब व्हेन कार्बन इज मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स, राइट, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होगा तो अगेन यू कैन सी इट वेरी वेल कि यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया एक और ये हो गया दिस। तो यहाँ पर ये 3 जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर देंगे क्योंकि 3 बनाने हैं ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कैसा हो रहा था sp, यहाँ पर कैसा हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो 3 ऑर्बिटल बनेंगे, बिकॉज 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 ही बनेंगे। तो 3 ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, एक हमारा ये ऑर्बिटल हो गया, एक हमारा ये ऑर्बिटल हो गया और एक हमारा ये ऑर्बिटल हो गया। अंडरस्टूड। तो ये हम तो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। बट अभी एक ऑर्बिटल हमारा बचा है, दिस वन, राइट। तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पर बना है, इसके ये कैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर समझते हो, जैसे कि इफ आई हैव दिस वन, ये देखो, तो इसमें हमने क्या किया कि इसी प्लेन के अंदर, इस एक प्लेन के अंदर ऐसे और ऐसे लोकेटेड है। तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल ऐसे आएगा, ऊपर सीधा और नीचे सीधा ऐसे। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो अबव एंड बिलो द प्लेन होगा, दैट विल बी लाइक दिस। उसको हम ऐसे बना लेते हैं, तो दिस इज आवर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अंडरस्टूड। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो ये सब तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे जा करके और साइड ओवरलैपिंग करके, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। अंडरस्टूड है। अब थर्ड केस है व्हेन कार्बन इज मेकिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, तो वी विल हैव दिस, ऐसा कुछ है। तो अब सॉरी 3 तो हो गया ना, 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो चारों के चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा sp3। एंड फिर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा और चौथा। तो इस बार कोई भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं बचा, तो सब के सब क्या बनेंगे हमारे यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, स्ट्रक्चर होगा लीनियर, ठीक है, और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। जब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। और जब ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा तो हमारा ये होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हाइब्रिडाइजेशन में एक तरीका तो ये है कि हम ऑर्बिटल्स को देखने पर, हर बार ऑर्बिटल्स को देखना पॉसिबल नहीं है, बार बार करना देखते चलेंगे। तो हम मेन बात एक याद रख सकते हैं कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइज हो रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है। और 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है। इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। अब ये इसके ऊपर कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जस्ट लुक एट दिस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड यू हैव टू टेल मी कि हर एक कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमने ये बनाया HHCH
CH डबल बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ है, राइट। एंड इसको फिर देखते हैं हर एक का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, कितने बन रहे हैं, 4, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सारे सिग्मा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं ना। तो दिस कार्बन इज मेकिंग 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp3। इसमें देखो तो इसके अंदर ये सिग्मा बन रहा है, ये सिग्मा बन रहा है, ये सिग्मा है, बट ये पाई है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये, 1 2 एंड 3, तो इसमें बन रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। कैसा हाइब्रिडेशन हो गया, sp2। इस वाले में जो बन रहे हैं इसमें एक सिग्मा बन रहा है, एक पाई था, ये वाला भी सिग्मा और ये वाला भी सिग्मा, कितने सिग्मा बन रहे हैं देखो इस वाले कार्बन के, 1 2 और 3, तो कितने हो गया ये भी, sp2 हाइब्रिडाइज। इस वाले में देखे तो कितने बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, कैसा हो गया ये भी, sp2 हाइब्रिडाइज। इस वाले के कितने बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, ये भी कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। और इसके कितने बन रहे हैं देखो, 1 एक तो नीचे बन रहा है, 2 3 4, तो कितने बन रहे हैं इसके, 4, sp3 हाइब्रिडाइज। अंडरस्टूड। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हो जाएगा। एक मैं तुमको दे रहा हूँ, जस्ट इसका मुझे निकाल करके बताना क्या होगा। ये है, हाँ, तो इसका ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर, सॉरी ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, हाँ डबल बॉन्ड ही आता है। बताओ, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, बोलो। कार्बन नंबर 1, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट का sp2। देखो, हाँ, तो एक बात हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पर हर एक पोजीशन पर अपना कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन भी रहेंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, इस वाले कार्बन के, अब देखो कितने बॉन्ड बन गए इस वाले कार्बन के, इस वाले कार्बन के बॉन्ड बन गया 1 2 3 और एक ऊपर वाला 4, खत्म हो गए। तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया। तो सब जगह पहले हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है जिससे 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर, तो इस पे लगेंगे 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ये लग गया और एक हाइड्रोजन ये लग गया। इस वाले पर ये 3 बॉन्ड बन रहे थे, एक हाइड्रोजन ये लगेगा, इस वाले पे 3 बॉन्ड बन रहे थे, एक हाइड्रोजन ये, और इस पे 3 बॉन्ड बन रहे थे, एक हाइड्रोजन ये। अब बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। तो बोलो जरा, कार्बन नंबर 1 क्या होगा, कार्बन नंबर 1 sp2, 3 बन रहे हैं ना, 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो sp2। सेकंड का sp2, सेकंड का sp2, थर्ड sp3, sp3, फोर्थ sp2, sp2, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 5 sp2 और sp2 2, और 6 sp3। sp3। क्लियर बिल्कुल। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो ये हमारा हो गया। इसका एक आध और देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। सर पहले मीटिंग भी ज्वाइन कर ले, खाली 1 मिनट बचा है, फिर वो अब्रप्टली बंद हो जाता है बीच में। हाँ ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ओके।
अंदर बन रहे हैं 2, तो ये sp हाइब्रिडाइज है। अब आगे वाले का, इसके भी 2 ही बन रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये भी sp हाइब्रिडाइज है। इसके कितने बन रहे हैं, 1, 2 और इनमें एक सिग्मा 1 पाई है, 3 बन रहे हैं, तो ये हमारा हो गया sp हाइब्रिडाइज। इसमें 1, 2 और 3 बन रहे हैं, तो ये भी हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें एक इधर बन रहा है सिग्मा और एक इधर सिग्मा, तो दिस इज sp हाइब्रिडाइज। जनरली अभी ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, द रीजन बीइंग कई बार ना बच्चों को दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी sp हाइब्रिडाइज है। ऐसा नहीं है, अगर 2 तरफ डबल बॉन्ड है स्टिल इट विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, इसको कर लो। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना बस, ठीक है। क्लियर एवरीवन, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, तो ये तो था हाइब्रिडाइजेशन की बात। आई थिंक ये तो हो जाएगा। अब ये और कुछ करने की जरूरत तो नहीं है प्रैक्टिस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक तो ये हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट जो है हमको आना चाहिए कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, खास करके कि आपको अगर कंडेंस्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर को कंडेंस करना बहुत कम अप्लाई होगा, ज्यादातर हमारे यहाँ अप्लाई होगा कि हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को फैलाते कैसे हैं, ठीक है। तो वो जरा देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 C CH3 CH3 और ये CH। तो ये हमारा काइंड ऑफ एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हमको करना है कंडेंस्ड। तो कंडेंस्ड कैसे होगा, कंडेंस्ड होता कैसे है पहले मैं वो बता रहा हूँ, ताकि तभी पता चलेगा कि कंडेंस्ड को हम खोलेंगे कैसे। तो कंडेंस करते वक्त हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे ये दो एक ही तरह के ग्रुप्स हैं जो कि सेम कार्बन से अटैच हैं, बोथ ऑफ दी CH3 आर अटैच टू द सेम कार्बन। तो मैं इनको ऐसे लिखने की बजाय मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा और मैं इसको लिखूंगा ऐसे CH3 होल ट्वाइस, और किसके साथ अटैच है, CH के साथ, ठीक है। तो यहां तक की इतनी कहानी हो गई। नेक्स्ट फिर देखो ये वाले जो 2 CH3 हैं ये रिपीट हो रहे हैं, CH CH3 CH CH3। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि CH तो हमारा यहाँ पर आगे चेन के अंदर है इंक्लूड, तो CH फिर एक और CH ले लिया क्योंकि CH के साथ था। क्या है CH के साथ, CH3। अब क्योंकि यहाँ पर तो उसको ब्रैकेट में हम डाल देंगे CH3, और ये पूरी चीज 2 बार रिपीट हो रही है। अंडरस्टूड और नॉट? CH के साथ CH3, CH के साथ CH यानी CH CH3, ये पूरी चीज 2 बार रिपीट हुई, तो मैं CH CH3 का होल ट्वाइस कर दिया। एंड उसके बाद आता है हमारा दिस कार्बन, और इस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच हो, तो ब्रैकेट में डालो एंड होल ट्वाइस। अंडरस्टूड? तो एक बात यहाँ पर याद रखना, कई बार क्या कंफ्यूजन होती है कि हमको लगेगा कि यार ये तीनों में से अगर हम नेमिंग वाले रूल के अकॉर्डिंग जाएं जो आगे करेंगे हम, तो मेन चेंज तो हमारी ये बन रही है, सब्स्टिट्यूएंट तो ये दोनों है, तो हमको खाली 2 ही CH3 डालने चाहिए ब्रैकेट में। लेकिन जब हम कंडेंस फॉर्मूला बनाते हैं तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, उससे कोई मतलब नहीं। अंडरस्टूड? कोई मतलब नहीं है उससे। हमको सिर्फ मतलब इस चीज से है कि किस कार्बन से कितने अदर स्पीशीज अटैच हैं, दैट्स इट। और वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, एक तरफ से स्टार्ट करो दूसरी तरफ चलते जाओ। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, सब्स्टिट्यूएंट की। कई बार मैं ऐसे बोल देता हूँ समझाते वक्त कि जो CH3 में ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब वो चेन के बाहर है, तो कुछ लोग इसको भी चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। चेन के बाहर है मतलब कि जो हमारा मेन स्केलेटन बन रहा था उसके साथ वो अटैच है। फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद चेक करेंगे लॉन्गेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा क्या है। ये बात समझ में आई कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप ये कैसे बना, क्लियर है? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो साथ साथ बोल देना, ठीक है। तो दिस इज इट, ये हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद में एक आध और देख लेते हैं। ठीक, एक हमारे पास बड़ा अच्छा सा ये स्ट्रक्चर है,
देखो ये स्ट्रक्चर था, अब इसको हमको करना है कंडेंस, ठीक है। कैसे कंडेंस करेंगे, देखो बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। तो एक तरफ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर लो या यहाँ से शुरू कर लो, वेर एवर यू वॉन्ट। मान लो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, तो ऊपर वाले में इस कार्बन से ये इसको मैं CH कंसिडर कर सकता हूँ, ओके। इस CH से एक NH2 अटैच है और एक COOH अटैच है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख देंगे COOH H इज अटैच टू, इट इज अटैच टू CH। तो यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया, लिखा CH, उसके साथ NH2 अटैच कर दिया। तो CH के साथ COH और NH2 अटैच कर दिया। उसके बाद अगला यहाँ पर देखा है हमको कि 2 बार CH2 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वी विल राइट CH2 होल ट्वाइस, एंड उसके बाद हमारा CH3 आ रहा है, तो वी विल राइट दिस CH। अंडरस्टूड है कि नहीं? क्लियर एवरीवन? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में कुछ एक और मैं दे रहा हूँ, विच विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप। तो जैसे मान लो अब इस बार ना मैं एक पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर उस स्ट्रक्चर को कंडेंस करेंगे, उसके बाद फिर मैं कंडेंस स्ट्रक्चर देके एक्सपेंडेड करवाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है। जनरली इस तरह के स्ट्रक्चर्स में दिक्कत आती है कंडेंस से एक्सपेंड या एक्सपेंड से कंडेंस करने में। कैसे करेंगे, तो मान लो यहाँ पर हमारे पास है CH और ये वाला हो गया CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है। और उसके बाद में ये है हमारे पास यहाँ पर एक और ये हो गया, ऐसा कुछ है। तो अब इसको ये जो है इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको जरा देखना। इसको हम ऐसे लिखते हैं कंडेंस फॉर्म में कि P पैरा पोजीशन पर क्या अटैच है, P पे अटैच है एक तो ये, और एक पैरा पोजीशन पे ये अटैच है। तो वी विल राइट इट P डैश PP डैश और CH3 होल ट्वाइस, उसके बाद C6H5, देन वी हैव CH2 होल ट्वाइस CH3। समझ आया कि नहीं? देखो ये दोनों पोजीशंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशंस हैं। तो पहले हमने पोजीशन बता दी PP डैश, यानी कि एक P पे और एक P डैश पे, दैट्स इट। और P और P डैश पे क्या लोकेटेड है, तो देखो ये C6H4 आएगा ये। तो C6H4, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंजीन रिंग को। सवाल है मैंने इसको C6H4 क्यों लिखा। नॉर्मली जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग के अंदर फॉर्मूला जो होता है दैट इज C6H6। अंडरस्टूड? फॉर्मूला होता है C6H6। तो C6H6 में यहां पर देख रहे हो 2 तो सब्स्टिट्यूट हो गए, एक यहां से हाइड्रोजन हटके ये ग्रुप अटैच हुआ है, एक यहां से हाइड्रोजन हटके ये ग्रुप अटैच हुआ है। तो अब मैं इस वाली रिंग का नाम, इसका क्या लिखूंगा फॉर्मूला, C6H4। तो ये C6H4 हुआ। C6H4 के एक तरफ कौन सी पोजीशन पे, पैरा पे, और दूसरी भी पैरा पे क्या क्या अटैच है, तो एक तरफ अटैच है देखो CH और CH3 होल ट्वाइस। तो CH और इसी CH के साथ 2 CH3 थे, तो CH3 होल ट्वाइस कर दिया। उसके बाद पैरा पोजीशन पे बीच में बेंजीन रिंग आ गई, एंड उसके बाद पैरा पोजीशन पे पहले एक CH है, फिर 2 CH2 है, फिर CH3 है। तो CH, 2 CH2 और फिर CH। तो दिस इज योर कंडेंस फॉर्मूला फॉर दिस वन। अंडरस्टूड है ये बात? किसी को कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछना। क्लियर एवरीवन? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। मैं तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर ही दिखा रहा हूँ, क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंदर ही, कि कहाँ पर ये जो है यूज होने वाला है। उसमें से कुछ एक आध अपने आप ट्राई करना, देखेंगे उसको। तो एक तो हमको ये करना है,
fifth one you can do this, और एक जो है हम ये करेंगे, ये 3 स्ट्रक्चर्स जरा अपने आप ट्राई करो इनको एक्सपेंड करने का, ट्राई टू एक्सपेंड देम। ये वाला ट्राई करो फिर। ये स्ट्रक्चर एक्सपेंड करने की अपनी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज अगर स्ट्रक्चर एक्सपेंड ही नहीं कर पाओगे ढंग से तो कहाँ से फिर नेमिंग करोगे। और बाय चांस अगर ये रिएक्शन के लिए दे दिया कि ये वाला कंपाउंड है इसको रिएक्शन कराओगे इस चीज से, जब तुमको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम तो रिएक्शन कराना तो जस्ट नॉट पॉसिबल ना। तो इसलिए ये हमारा सबसे फर्स्ट और इनिशियल स्टेप इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे फिर, ये था हमारे पास CH3 होल थ्राइस C CH डबल बॉन्ड C Cl C6H4 I P। ठीक है, देखो तो पहला हमारा क्या है, पहला वाला ये कार्बन है और इस कार्बन से 3 CH3 हैं, एक CH3 दूसरा CH3 तीसरा CH3, इतना पोर्शन डन। ऐसे ही बिल्कुल मार्क करते हुए चला करो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में टाइम लगेगा, बाद में अपने आप स्पीड आ जाएगी। उसके बाद है CH, उसके बाद है डबल बॉन्ड C, उसके बाद उस पे है Cl, उसके बाद है हमारे पास बेंजीन रिंग और उस बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे हमारे पास आयोडीन। अंडरस्टूड? हाँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फिर, ठीक है। और ये वाला जो है एनसीईआरटी वैसे तुम लोगों के पास सबके पास होगी ही, इन केस अगर नहीं है एनसीईआरटी तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनको एक्सपैंड करके यू विल हैव टू ट्राई, इसको होमवर्क में ट्राई करना। कुछ डाउट्स होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। जितने स्ट्रक्चर देखे ना ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे लगभग कितने हैं, 12 ये हैं और 6 ये हैं, टोटल 18 स्ट्रक्चर हैं, 3 इसमें से हमने कर लिए, तो 15 के आसपास स्ट्रक्चर हैं। ये आप लोग होमवर्क में करोगे और जरूर करना, इसको लाइटली मत लेना। तो परसों जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले ये सारा जो है स्ट्रक्चर एक्सपैंड करके आप लोग ट्राई कर लोगे। किसी में डाउट आती है तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाय चांस बुक में ढूंढने में दिक्कत आई तो। इस हमारा चैप्टर 10 सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं इनको फिर अटेम्प्ट कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वी विल डू वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, जो एक बचा है हमारा, एक तो एक्सटेंडेड हो गया, एक बॉन्ड लाइन और वेज एंड डैश स्ट्रक्चर करके एंड देन फिर हम नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेमिंग विल टेक अराउंड 2 क्लासेस, तो तसल्ली से करेंगे जो भी करेंगे। ओके, आज वाले में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर परसों। जी सर, क्लियर है, परसों क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लो ये हमारा कुछ जब एक्सपेंड करने के बाद में बन रहा था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। नाउ यू हैव टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन के अंदर क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेसिकली कार्बन स्केलेटन को इंडिकेट करता है और दूसरा किसी अदर ग्रुप को, अदर देन कार्बन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स या फिर कार्बन टू बॉन्ड विद अदर हेलोजन एटम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, अदर नाइट्रोजन हो गया, जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम इंडिकेट करते हैं। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं करते। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसका स्केलेटन देखूं तो स्केलेटन मुझे क्या देखने मिलेगा, ये कार्बन 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 कार्बन, ये सब एक चेन बन रही है। देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन देख लेंगे, 6 कार्बन है। देखो, पहला कार्बन डॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 कार्बन बन गए हमारे।
1 2 3 4 5 6। फिर 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, बाहर की तरफ बनाएंगे इसको, तो 2 पे ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया, और एक 5 पे मिथाइल ग्रुप है, तो एक 5 पे हमारा ये मिथाइल। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ। अच्छा, ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, सॉरी, Cl है, यहाँ पे Cl लिखते हैं। अंडरस्टूड? तो ड्रॉ करो। इसके बाद एक नेक्स्ट जो है अपने आप ट्राई करोगे, मैं बना करके दे रहा हूँ। ट्राई करो, बना के दिखाओ। इसका क्या होगा? तो यहाँ पर हमको दिखेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ऊपर वाले का मैं एक बार बना दे रहा हूँ, हालांकि मैं बना के देखा तो दिया है, बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 हैं, 1 2 3 4 5। एक 4 पे हमारा डबल बॉन्ड O, एंड एक ये 3 पे हमारा एक CH, राइट? ऐसे। फिर आते हैं इसकी बात पे, तो यहाँ पर क्या करना है? 1 2 3 4 5, तो अगेन 1 2 3 4 5। अब 2 पे 2 मिथाइल है, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 मिथाइल हो गए 2 पे, एंड एक 4 पे मिथाइल है, ये 4 पे मिथाइल हो गया, और बीच में डबल बॉन्ड है 3 एंड 4 के, तो दिस इज अ डबल बॉन्ड ओवर हियर। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसका एनसीईआरटी में कहाँ पे एप्लीकेशन है, जरा देखते हैं। लुक एट दिस, ये राइट आईपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखो, ये सब हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब अगर तुम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे तो फिर नेमिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो एक आध जगह ट्राई करते हैं, वी ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। तो इसको इतने बनाओ आप लोग भी नोटबुक में, मैं इतने बोर्ड बना रहा हूँ इसको, ठीक है? इतने आप लोग देखो जरा। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, जबकि इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो एक तरफ से किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट कर लेंगे नंबरिंग करना। ओके, तो नंबरिंग करना कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हमारा 1 हो जाएगा, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये बात समझ आ रही कि नहीं? 1 2 3 4 5 ये हो गया। हाइड्रोजन से हमको ज्यादा मतलब नहीं, तो पहले 5 कार्बन की चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। फोर्थ पे Br है हमको दिख रहा है, तो फोर्थ पे Br हो गया। डबल बॉन्ड है सेकंड और थर्ड के बीच में, तो सेकंड और थर्ड के बीच में ये डबल बॉन्ड हो गया। बस हो गया काम। तो लगा दो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। अंडरस्टूड? ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बन गया। नेमिंग अभी बाद में दिखाऊंगा, तो नेमिंग अभी नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज द स्ट्रक्चर। सेकंड वाला बताओ क्या होगा? ओके, तो ये बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं इस वाले पार्ट के, दैट यू विल डू इन होमवर्क। आईयूपीएससी तो नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ हमको क्या करना है, जितने भी स्ट्रक्चर ये हैं इनके एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, दैट्स इट। ओके, इसके बाद है हमारा वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको जरा समझेंगे। वेज एंड डैश स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, क्या होता है, कैसे होता है। जस्ट लुक एट दिस, ये हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल है ऐसे, ठीक है, समझ आ रही है बात? ये यहाँ पर 3 ऐसे हैं बॉन्ड्स लाइक दिस, और एक ये हो गया टेट्राहेड्रल है अपना, राइट? तो इस टेट्राहेड्रल के अंदर अगर मैं इसको इस तरह से रखूं सीधा, तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ऐसे, और इसमें तो एक ये आगे की तरफ आ रहा है और ये वाला पीछे की तरफ जा रहा है ऐसे। अंडरस्टूड? तो ये जो 2 बॉन्ड जो कि एक ही प्लेन में हैं, इनको हम ड्रॉ करते हैं बाय स्ट्रेट लाइन। जैसे कि एक हमारा ऐसे था और एक ऐसे था, इनको तो हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब बात आती है इसकी और इसकी।
तो जो इसके लिए हम करेंगे वो हमारा बनता है एक सॉलिड वेज लाइक दिस, ठीक है, आगे वाला। और पीछे वाले के लिए बनाएंगे कुछ ऐसा, डैश्ड वेज। तो बात समझ आई? तो कुछ इस तरह से था, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो सिंगल लाइन से, ये वाला बॉन्ड सॉलिड वेज और ये वाला बॉन्ड जो है डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला पीछे वाला, ये आगे वाला है, और ये दोनों सेम प्लेन के हो गए। मान लो ये हमारा मीथेन है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इन वेज एट डैश फॉर्म। तो हम बोलेंगे कि ये सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग, सॉलिड वेज इज रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वाले बॉन्ड को शो कर रहा है। एंड ये वाला जो कर रहा है, दिस इज डैश्ड वेज है, डैश्ड वेज, तो बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। एंड ये वाले जो दो बॉन्ड्स हैं, दे आर बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। अंडरस्टूड? तो ये हमारा वेज एंड डैश स्ट्रक्चर होता है। रजत,